सिर्फ चंद रुपये की पेनाडोल टैबलेट बनाने वाली कंपनी हेलियोन, और यही पेनाडोल का हेलियोन को मल्टी बैगर स्टॉक बनाने में कितना हाथ है। हेलियोन पाकिस्तान ने सिर्फ कुछ ही देर में 5x का रिटर्न दिया। आखिर ये 5x का रिटर्न हुआ कैसे? ये हेलियोन पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है और इसका फ्यूचर इसके फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग कैसा दिखता है? क्या हेलियोन पाकिस्तान के स्टॉक को बाय करना चाहिए? अगर बाय करना चाहिए तो किस प्राइस पर? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब। आप देख रहे हैं B1 बिलियनियर यूट्यूब चैनल। जिस तरह के आपको पता है कि 15,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हम आपके साथ बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स पब्लिक करेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जल्दी से जल्दी 15,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव हो। और ये फैसिलिटीज़ जो कि B1 बिलियनियर टीम की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती हैं, वो भी इकोनॉमिकल रेट्स पर, तो आप इनमें से कोई भी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। जिस तरह के टैक्स रिटर्न हो गई, ज़कात डिडक्शन फॉर्म हो गया, अकाउंट ओपनिंग हो गई, म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट्स हो गए एंड फर्दर और बहुत सी फैसिलिटीज़। तो एक नज़र ये हमारे ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। ये हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स हैं। अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स अवेल करना चाहते हैं तो आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और जैसे कि ये एनालिसिस कमेंट बेस किए जाते हैं, तो आप भी अगर किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो आपके लिए भी वो एनालिसिस किए जाएंगे। तो चलिए हेलियोन पाकिस्तान के एनालिसिस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीएसके पाकिस्तान के नाम से 1951 में बनने वाली कंपनी एज ग्लैक्सो लैबोरेटरीज पाकिस्तान लिमिटेड, जिसकी करंट एंटिटी ग्लैक्सो स्मिथ लाइन पाकिस्तान लिमिटेड, जो कि स्टैब्लिश हुई 2001 में थ्रू द मर्जर ऑफ स्मिथ लाइन एंड फ्रेंच ऑफ पाकिस्तान एंड बीकन पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड एंड थर्ड वन ग्लैक्सो वेलकम पीवीटी लिमिटेड। तो यही 2001 में बनने वाली कंपनी में 2015 में आकर एक बहुत बड़ा चेंज आया कि इस कंपनी से कंज्यूमर हेल्थ केयर का सेक्शन सेपरेट कर दिया गया, जो कि साथ ही एक न्यू कंपनी बन गई जिसका नाम रखा गया ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर पाकिस्तान लिमिटेड। मतलब कि 2001 में बनने वाली कंपनी आगे 2015 में आकर दो कंपनीज में डिवाइड हो गई, और वो दो कंपनीज का नेम ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ही था। लेकिन इनमें डिफरेंस आखिर क्या था? तो पहली कंपनी थी ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन पाकिस्तान लिमिटेड एंड सेकेंड नंबर पर आती थी ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर पाकिस्तान लिमिटेड। तो यही ग्लैक्सो स्मिथ लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर पाकिस्तान लिमिटेड ने अपने अकेले में ही अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए, जो कि एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर इसने अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया, जो कि बाद में 2017 में एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। अब ये एक ही नेम पर, जो कि ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन के नाम पर आगे दो कंपनीज डिवाइड हुई थी, उसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूँ। फर्स्ट है कंज्यूमर हेल्थ केयर, सेकेंड है फार्मा कंपनी। अब आपको इन दो में कंफ्यूजन होगी कि है तो दोनों ही फार्मा कंपनीज के, एक ही फार्मा सेक्टर, एक ही फार्मा कंपनी से ये आगे सब डिवाइड हुई। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी इनकी डिटेल बताता चलूँ जिससे आपको इनमें डिफरेंस में आसानी होगी। तो सबसे पहले आप देखें कि अगर कोई भी डिजीज़ आपको मिसाल के तौर पर किसी पर्सन को होती है, कोई भी डिजीज़ हो गई लाइक ऑन्कोलॉजी या इसी तरह की कोई सीरियस डिजीज़ आती है, तो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद, किसी नुस्खे के बाद आप उस मेडिसिन को खाते हैं, उस मेडिसिन को लेते हैं। तो ये जो मेडिसिन आती हैं ये फार्मा सेक्टर की हो जाती हैं, तो उस कंपनी को फार्मा कंपनी कहते हैं। मतलब कि वो फॉर्मुलेशंस जो बनाती है कंपनी, उस कंपनी को फार्मा कंपनी कहेंगे। अब नेक्स्ट सेकंड टाइप आ जाती है जो कि कंज्यूमर हेल्थ है। अब कंज्यूमर हेल्थ का मतलब कि आप सेल्फ केयर के तौर पे जब कोई मेडिसिन खुद यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर आपको सर दर्द है तो आप किसी डॉक्टर के पास तो जाएंगे नहीं, आप यूज़ करेंगे पेनाडोल। तो ये है आपकी सेल्फ केयर, ये है कंज्यूमर हेल्थ केयर। एंड सेम ऐसे ही आपको अगर सेंसिटिविटी होती है तो आप सेंसोडाइन को यूज़ करेंगे। और इसी तरह हेलियोन की ही अगर प्रोडक्ट को देखें तो जम्स ब्लीडिंग में आप पैराडोन टैक्स यूज़ करेंगे। एंड फर्दर ये कि कैल्शियम की कमी की वजह से आप कैल्शियम C1000 जो हेलियोन की ही प्रोडक्ट है, आप उसी को यूज़ करेंगे। लेकिन ये बगैर किसी डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन से पहले होगा कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे सेल्फ केयर सर्विसेज आ जाती हैं, जहाँ पे सेल्फ केयर डिसीजंस आ जाते हैं, वो कंपनी कहलाती है कंज्यूमर हेल्थ केयर। जहाँ पर आपको किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की, किसी नुस्खे की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पर आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी मेडिसिन की सिलेक्शन में, जिसमें आपको पता होता है कि आपको कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। तो 2015 के बाद जो दो कंपनीज डिवाइड हुई, उन दो कंपनीज का डिफरेंस आपको पता चल गया, जो कि कंज्यूमर हेल्थ थी, दूसरी फार्मा कंपनी थी। तो जो ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर पाकिस्तान लिमिटेड थी, उसको 2023 में रीब्रांड किया गया और उसका न्यू नेम रखा गया हेलियोन पाकिस्तान लिमिटेड। तो यही हेलियोन पाकिस्तान लिमिटेड प्योरली कंज्यूमर हेल्थ केयर कंपनी है, नॉट फार्मा कंपनी। तो अब बेसिकली फार्मा कंपनीज को तीन चीज़ें अफेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। अब वो तीन फैक्टर्स जो हैं
वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि उसके साथ ये हेलियन कंपनी को कितना अफेक्ट हुआ, और उसके बाद ये चीज़ें कवर होने के बाद ये जो फैक्टर्स हैं ये ठीक हो गए। ठीक होने के बाद हेलियन कंपनी को उससे अगेन कितना फ़ायदा हुआ, नुकसान कितना था पहले, तो ये देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है रुपीज़ इंस्टेबिलिटी का, कि अगर आपका रुपी स्टेबल नहीं है, आपके डॉलर की प्राइस ऊपर जाती जा रही है, तो आप ये जहन में रखें कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी, उसके जो एपीआईज हैं, मीन के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो 90% इम्पोर्ट होते हैं। मतलब कि डॉलर पे डिपेंडेंट है ये फार्मा सेक्टर टोटली। कोई भी कंपनी है वो डॉलर के थ्रू अपने एपीआईज को इम्पोर्ट करते हैं पाकिस्तान में दूसरी कंट्री से। तो डॉलर का रेट जितना ज़्यादा होगा, एपीआईज उतने ही एक्सपेंसिव पड़ेंगे पाकिस्तानी फार्मा कंपनीज को। तो एक ये मेजर फैक्टर आ जाता है। देन सेकंड मेजर फैक्टर था जो कि अभी रिसेंट ईयर में ही सोल्ड आउट किया गया, जो कि था डीरेगुलेशन, कि जिसमें प्राइसिंग पावर कंपनीज के पास नहीं बल्कि गवर्नमेंट के पास होती थी, ड्रग अथॉरिटीज के पास। तो यहाँ पर 7% के करीब आई थिंक असेंशियल प्रोडक्ट्स को दिया गया, जो कि कैप था, और इसी तरह 10% का कैप नॉन असेंशियल प्रोडक्ट्स को दिया गया। लेकिन यही डीरेगुलेशन हो गई नॉन असेंशियल प्रोडक्ट्स पर, जो कि 10% के कैप पर थी। तो इससे प्राइसिंग पावर मिल गई कंपनीज को। तो एक ये बहुत बड़ा फायदा हो गया फार्मा कंपनीज को। एंड थर्ड पर आ जाती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होगी, डॉलर रेट इंक्रीज होगा, डॉलर रेट इंक्रीज होगा तो फार्मा सेक्टर बहुत ज़्यादा हिट होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट के वो सेक्टर्स बहुत ज़्यादा हिट होंगे जिनकी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो फार्मा सेक्टर भी उन सेक्टर में से एक है जो कि इंपोर्ट्स डिपेंडेंट हैं अपनी प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो चूंकि इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ गई, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई, इसी तरह डीरेगुलेशन का मामला हो गया सोल्व आउट, और लास्ट पर डॉलर रेट स्टेबल हो गए, तो जिससे फार्मा कंपनीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी देखी गई और उनके प्रॉफिट की रेशियोज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लग गई। तो यही अगर आप 2 साल पीछे चले जाएं तो पूरे का पूरा फार्मा सेक्टर उसको यही मसला था। अब हेलियन जो कि कंज्यूमर हेल्थ केयर कंपनी थी, उसके अंदर भी फार्मा की कुछ प्रोडक्ट्स आती हैं जो कि असेंशियल मेडिसिन में कंक्लूड की जाती हैं। तो यहाँ पर हेलियन पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा मसला आया, और इवन के 2 साल पहले ये जो पेनाडोल, जिसके नाम पर हम हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड को जानते हैं, यही पेनाडोल 2 साल पहले बंद होने जा रही थी। और ये बंद क्यों होने जा रही थी? इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी एज कम्पेयर टू इट्स सेल्स रेवेन्यू, जो कि इनका जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा था पेनाडोल से, वो बहुत ही लो था एज कम्पेयर टू देयर एक्सपेंसेस, जो कि इनके पेनाडोल को बनाने पर आ गए थे, जिसकी वजह से कंपनी ने ये डिसाइड किया कि ये पेनाडोल को बंद करेंगे। लेकिन इसी तरह के और बहुत से मामला बहुत सी डिफरेंट फार्मा कंपनीज के अंदर हुए। तो सेम ऐसे ही इन चीज़ों को देखते हुए डीरेगुलेशन का फैसला किया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो यही फैसला पूरे का पूरा फार्मा सेक्टर के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, जिसकी वजह से ये हेलियन पाकिस्तान भी इस डीरेगुलेशन के फायदे में काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गई। अब यहाँ पर WHO की थोड़ी सी रिपोर्ट आपको बताता चलूँ, जिस तरह के पेनाडोल। अब पेनाडोल एसेंशियल मेडिसिन है, मतलब कि प्राइस की जो छूट मिली है वो डीरेगुलेशन जो हुई है वो नॉन असेंशियल पर हुई है, लेकिन जो पेनाडोल है वो तो है ही असेंशियल मेडिसिन। तो ये असेंशियल मेडिसिन WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उनमें जो मेडिसिन काउंट की जाती है, पेनाडोल उसमें शुमार की जाती है। तो यही असेंशियल मेडिसिन के तौर पर तो है, लेकिन यही पेनाडोल की जो दूसरी टाइप्स थी लाइक पेनाडोल एक्स्ट्रा, जिसमें कैफीन की थोड़ी सी मिकदार शामिल की गई, तो यही नॉन असेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं उसमें शुमार की जाने लगी। अब आखिर ये पेनाडोल असेंशियल में और पेनाडोल एक्स्ट्रा नॉन असेंशियल में कैसे? WHO के रूल्स के अकॉर्डिंग आपके किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी नॉन असेंशियल एक ही इंग्रेडिएंट पड़ेगा, तब भी आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो नॉन असेंशियल काउंट की जाएगी, जिसकी वजह से पेनाडोल एक्स्ट्रा नॉन असेंशियल काउंट की जाती है। तो एनुअल रिपोर्ट के थ्रू हम इसका ग्रुप स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये सबसे पहले आपका ग्रुप स्ट्रक्चर आपके सामने है, जिसको देखें आप तो हेलियन PLC जो है इसका अल्टीमेट पेरेंट है। अब यहाँ पर फर्दर आप देख लें, हेलियन इंटरमीडिएट होल्डिंग्स लिमिटेड आ गया, हेलियन UK होल्डिंग्स लिमिटेड है, और फर्दर इनकी जो सब्सिडीज आगे मौजूद हैं। अब यहाँ पर जो हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड है, ये मेन सब्सिडी है हेलियन नेदरलैंड B.V की। और इसी तरह अगर इसके अल्टीमेट पेरेंट की बात करें तो ये हेलियन PLC इसकी अल्टीमेट जो पेरेंट है, इसके ग्रुप स्ट्रक्चर इसका ये आपके सामने है। तो इसकी आगे फर्दर हेलियन पाकिस्तान की कोई मेन सब्सिडी नहीं है। तो ये हेलियन पाकिस्तान की जो हेड ऑफिस है वो कराची में है, एंड सेम ऐसे ही इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो जामशोर सिंध में ही है, जो कि आई थिंक कराची के हेड ऑफिस से 160 किलोमीटर अवे है। तो अब अगर हम इसके ब्रांड्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है इसका ब्रांड पेनाडोल। अब पेनाडोल में इसके आगे फर्दर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं,
लाइक पेनाडोल हो गई, पेनाडोल एक्स्ट्रा हो गई, एंड और बहुत सी इसकी कैटेगरीज हैं, इसकी बहुत सी टाइप्स हैं। पेनाडोल के ब्रांड्स के अंदर इनकी कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट्स की, जो कि बहुत सारी कैटेगरीज आप देख सकते हैं। एंड सेम ऐसे ही कैल्शियम सी, इनके CAC 1000 प्लस, ये भी नॉर्मली डेली यूज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी इन्हें काफी ज्यादा प्रमोशन दी गई। और यही कैल्शियम को, ये जो कि एक फूड सप्लीमेंट के तौर पर इसको काउंट किया जाता है, जिस पर टोटली वैसे भी डीरेगुलेशन थी कि सप्लीमेंट पर तो कोई रेगुलेशन थी ही नहीं, तो ये तो पहले ही डीरेगुलेशन में थे। तो पेनाडोल ने काफी ज्यादा इंपैक्ट डाला हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड के ऊपर। तो ये जो सप्लीमेंट थे CAC 1000 प्लस, इसने भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया आगे फर्दर भी। तो ये भी इसका एक की ब्रांड है। एंड फर्दर अगर हम देख लें तो वो आ जाती है सेंसोडाइन। तो सेंसोडाइन का किसको नहीं पता। सेंसोडाइन ब्रांड के अंदर हम टूथपेस्ट जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम एज अ टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसको ये कंपनी खुद क्लेम करती है कि ये सेंसोडाइन को आपने अपने सेंसिटिव दांतों के लिए इस्तेमाल करना है, या अगर आपको कभी सेंसिटिविटी हो तब आपने इससे ब्रश करना है, लेकिन हम मोस्टली इसको यूज ही करते हैं। एंड इसी तरह इनका नेक्स्ट ब्रांड आ जाता है पैराडोनटेक्स, जो कि ये जर्म्स ब्लीडिंग के अकॉर्डिंग इनका ये पैराडोनटेक्स इनका की ब्रांड है। एंड सेम ऐसे ही टी डे है, जो कि इनका एक बहुत अच्छा ब्रांड है, जो कि स्नीजिंग में, इसी तरह ब्लॉक नोज में, इची स्किन हो, या इवन के इची वाटरी आईज में भी इसको यूज किया जाता है, इनके टी डे को। एंड इसी तरह इनकी एक और प्रोडक्ट है जो कि हाइड्राजोल, जिसको एंटी फंगल के तौर पर यूज किया जाता है। एंड इनकी एक और मेजर प्रोडक्ट जो कि इनो है, जिसको हार्ट बर्न को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड सेम इसी तरह ही कैल्शियम डी है, और वोल्टल जेल है, और बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। और अब मजीद ये हेलियन पाकिस्तान वर्ल्ड फेमस मल्टी विटामिन जो सेंट्रम है उसको भी लॉन्च करने जा रही है। एंड सेम ऐसे ही उबिटसन जो कि कफ्स मेडिसिन है, उसको भी ये साथ ही लॉन्च करने जा रहे हैं। एंड आल्सो प्लान्स टू एस्टैब्लिश न्यू वर्जन्स ऑफ पेनाडोल थ्रू इंस्टॉलिंग ऑफ न्यू वर्जन पेनाडोल प्रोडक्शन प्लांट, जो कि इनका ये प्लांट बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा, जो कि ये प्लांट अपने पेनाडोल की प्रोडक्शन को इनहांस करने के लिए पेनाडोल की मजीद प्रोडक्शन का प्लांट लगाने जा रहे हैं। अब इनका एक ही मेन प्लांट है जो कि जामशोर सिंध में है, तो वही जामशोर सिंध में ही ये पेनाडोल की कैपेसिटी, मजीद कैपेसिटी का जो प्लांट है वो लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर ये एफिशिएंट प्लांट है, जो कि एक वर्ल्ड वाइड एफिशिएंट प्लांट माना जाता है, तो वही प्लांट जामशोर डिस्ट्रिक्ट सिंध में लगाया जा रहा है। तो ये प्लांट लगाने की वजह से, मतलब कि ये एक्सपेंशन करने की वजह से कंपनी को फायदा तो होगा कि इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा और भी मजीद फायदा होगा, क्योंकि ये जितना एफिशिएंट प्लांट लगाने जा रहे हैं उससे इनकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, एंड इनके जो एक्सपेंसेस है वो भी काफी कम आएंगे। तो अब मैं आपको सिंपल अल्फाज में प्रॉफिट की थोड़ी सी गेम समझाता हूँ। अब जिस तरह के ये पेनाडोल का प्लांट लगेगा, ये प्लांट एफिशिएंट होगा, जिससे इसके एक्सपेंसेस भी कम होंगे, इसकी कॉस्ट भी कम होगी, और प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, जिससे हेलियन पाकिस्तान के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, और रेवेन्यूज ऑब्वियसली वो तो इंक्रीज होंगे ही होंगे। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि ये प्रोडक्शन प्लांट जो पेनाडोल का लग रहा है, ये पेनाडोल की दूसरी टाइप्स के लिए लग रहा है। अब ये पेनाडोल की जो जिस तरह के पेनाडोल एक्स्ट्रा टाइप थी, इसी तरह ही दूसरी जो प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगी वो भी नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स में आएंगी। तो सेम ऐसे ही जिस तरह के पेनाडोल से हेलियन कंपनी को थोड़ा कम फायदा होता है, पेनाडोल एक्स्ट्रा से ज्यादा, क्योंकि उसकी प्राइस पेनाडोल जो हेलियन कंपनी है वो खुद डिसाइड कर सकती है। तो सेम ऐसे ही जो दूसरी टाइप्स पेनाडोल की ये प्रोडक्शन करने लगे हैं और जो मार्केट में लाने लगे हैं, वो भी नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स होंगी, और उनकी भी जो प्राइसेस हैं, ये हेलियन कंपनी है जो पाकिस्तान की है, ये खुद डिसाइड करेगी कि उसकी कितनी प्राइस हो सकती है। नो डाउट कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सेम ऐसे ही उनकी जो प्राइसेस हैं, उनमें जो प्रॉफिट्स हैं कंपनी के, वो काफी ज्यादा हाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह के एक्सपेक्टेड किया जाता है कि पेनाडोल पर जो प्रॉफिट मिलता था, वही मिनिमम 2 to 3x ये कंपनी के जो नेक्स्ट वर्जन होंगे पेनाडोल के, उसमें कंपनी को मिला करेगा। अब अगर इनके प्रोडक्ट्स की सेल्स कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट का डाटा हम देखते हैं, तो ये आपके सामने है कि यहाँ पर पेनाडोल ने 23% का कंट्रीब्यूट किया, सेंसोडाइन ने 15% का, पैराडोनटेक्स ने 20% का, और जो वोल्टोल है उसने 8% का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट किया, एंड हाइड्रोलाइज 20%। तो इनकी सेल्स के बाद अगर हम जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें इस कंपनी की, तो ये जियोग्राफिकल प्रेजेंस का डाटा एनुअल रिपोर्ट से आपके सामने है, जो कि एशिया एंड मिडल ईस्ट में ये काम करते हैं। इसी तरह ही नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आ गया, यूरोप की कंट्रीज डिफरेंट आ गई। तो यहाँ पर इनकी जो अगर एक्सपोर्ट्स की मैं बात करूँ, तो एक्सपोर्ट का डाटा बेसिकली यहाँ पे सच मेंशन नहीं था, लेकिन अगर डाटे को देखा जाए, अगर इनका वैसे रीसेंट डाटा देखा जाए, तो रीसेंट में इसकी 5.6% की जो इनकी जो टोटल रेवेन्यू की जो परसेंटेज थी वो एक्सपोर्ट्स में काउंट की जाती थी। एंड इनका जो फ्यूचर का क्लेम है वो 10% का है कि हम 10% की एक्सपोर्ट्स करेंगे। एंड फर्दर जैसे ही अब ये फर्दर इनका जो एक्सपेंशन प्लांट लगा है, यहाँ पर इनके जो एक्सपेंशन के प्लांट्स के बाद इनके जो एक्सपोर्ट्स के प्लान हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं।
लेकिन अभी इनकी जो एक्सपोर्ट्स वगैरह हैं वो तकरीबन 7 to 8% के राउंड अबाउट हैं। तो चलिए अब मैं ले चलता हूँ आपको पीएसएक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसपे हम इस स्टॉक का थोड़ा सा डाटा देखते हैं। तो ये पीएसएक्स पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसके स्टॉक की प्राइस देख सकते हैं, 889.07 रुपीज़ इसके स्टॉक की प्राइस है। और इसी तरह इसका 52 वीक रेंज का जो हाई है 975 है। अब यहाँ पर अगर इसके अकॉर्डिंग 889 के अकॉर्डिंग देखें तो अभी तक इस कंपनी ने तकरीबन कोई 7x का रिटर्न दे चुकी है। तो यहाँ पर अब फर्दर आप मज़ीद देख लें, इसका जो फ्री फ्लोट है और इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आपके सामने है। फ्री फ्लोट इसका 13.42% है, जो कि एक अच्छा फ्री फ्लोट कंसिडर ऑब्वियसली किया जाता है। यहाँ पर हम डाटा देखते हैं एनुअल रिपोर्ट का, जो कि हम फाइनेंशियल्स इसके देखते हैं 2021 के अकॉर्डिंग। इसकी जो ईपीएस थी, इसकी जो सेल्स थी कंपनी की, वो आपके सामने है, जो कि 24.16 मिलियन इनकी जो सेल्स थी, जो कि ये यूरोपियन 1000 है। और इसी तरह इसकी जो ईपीएस बनी कंपनी की 18.23 बनी। और 2022 का डाटा देखें, 2022 के डाटे में कंपनी की जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हुई, लेकिन जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो डिक्रीज हो गए, और इसकी जो ईपीएस है वो 2.78 तक आ गई। सेम ऐसे ही 2023 में कंपनी की सेल्स और थोड़ी इंक्रीज हुई, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट्स हैं वो सेम ऐसे ही थोड़े से इंक्रीज हुए एज कम्पेयर टू 2022। लेकिन 2021 की निस्बत कंपनी की सेल्स इंक्रीज थी, लेकिन उसके प्रॉफिट्स डिक्रीज रहे। और इसी तरह 2024 में आप देख लें तो 2024 में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा रिकवर किया आफ्टर स्टेबिलिटी ऑफ डॉलर एंड डीरेगुलेशंस एंड इन्फ्लेशन वगैरह का जो स्टेबिलिटी आई। तो यहाँ पर 2024 में कंपनी की सेल्स और मज़ीद इंक्रीज हो गई, फिर सेम एज प्रीवियस, जिस तरह के एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर तीनों सालों से ज़्यादा बढ़ के इसकी सेल्स आई। और सेम ऐसे ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया, और कंपनी की जो 2024 की ईपीएस आई वो 39.11 आई, जो पिछले तीनों साल हैं उनकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। सेम ऐसे ही हम क्वार्टर वाइज देख लें तो क्वार्टर वाइज में आप देखें कि फर्स्ट क्वार्टर कंपनी का भी गुजरा है, जो कि 11.51 की रेशियो जो ईपीएस है कंपनी की उससे गुजरा है। एंड सेम ऐसे ही जो सेकंड क्वार्टर है कंपनी का, उसकी भी एक्सपेक्टेड है कि 12 to 13 जो ईपीएस कंपनी की आ सकती है। तो सेम ऐसे ही अगर ईपीएस सेकंड क्वार्टर की भी आती है और 2025 की अगर ईपीएस के अकॉर्डिंग हम इसको देखें तो इसकी ईपीएस भी तकरीबन 40 to 45 पर शेयर ईपीएस जो बनती है, जो कि अगेन पिछले सालों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जैसे ही इनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, इनके जो प्लांट्स हैं सब ऑपरेशनल होंगे और तमाम एक्सपेंसेस भी कम होना स्टार्ट कर जाएंगे, देन इनकी ईपीएस काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बेहतर हो सकती है। तो अब हम इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का डाटा देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके सामने है, जो कि 2023 का 24 का डाटा आपके पास है। तो ये नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स को देखें तो 2023 की निस्बत 2024 में इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आया, जो कि तकरीबन 30 to 40% का आई थिंक इंक्रीज बनता है। तो सेम ऐसे ही अगर आप फर्दर देखें तो इनके जो नॉन करंट एसेट्स टोटल हैं उसमें भी इसी तरह ही सेम इंक्रीज, जो कि 5.5 मिलियन, जो कि इन 1000 अमाउंट है, ये रिमेंबर 5.5 मिलियन जो इनकी जो टोटल नॉन करंट एसेट्स हैं वो इंक्रीज होकर 2023 से 2024 में 8.0 मिलियन तक हो गए। और सेम इसी तरह इनके जो टोटल एसेट्स की आप डिटेल देख लें तो टोटल एसेट्स की डिटेल आपके सामने है। तो टोटल एसेट्स में जो करंट एसेट्स हैं उनमें एज इंक्रीज नहीं देखा गया, जिसकी वजह से जो टोटल एसेट्स हैं उनमें बस माइनस ही इंक्रीज रहा, जो कि इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन नॉन करंट एसेट्स की थी, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड सेम ऐसे ही 2025 की होगी और 2026 में इनके जो नॉन करंट एसेट्स हैं मजीद काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। एंड इसी तरह कंपनी की जो टोटल लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की डिटेल आपके सामने है, जो कि तकरीबन ये सेम ही है। ये भी सेम ऐसे ही इंक्रीज हुई जैसे कि जो टोटल एसेट्स है कंपनी के वो इंक्रीज हुए। और इसी तरह कंपनी के जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देख लें आप, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप कंपनी का रेवेन्यू वगैरह तो देख ही सकते हैं। हम लोगों ने रेवेन्यू को देख लिया, तो कंपनी के जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो कंपनी की एज कम्पेयर टू 2023 वो डिक्रीज हुई, जिससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, और कंपनी के ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी के वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए। और इसी तरह आप फर्दर इसके जो देख लें नीचे आए तो नीचे ईपीएस वगैरह और बाकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन कंपनी की हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली थी, जो कि 2025 में और मजीद फर्दर इसमें काफ़ी ज़्यादा अप देखा जाएगा। और इसके बाद हम स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो 2023 में इसके कैश की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कंपनी ने जो कैश जनरेट किया वो 3.2 मिलियन रहा, लेकिन 2024 में 8.5 मिलियन, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया। इसी तरह आप फर्दर इसकी डिटेल देख सकते हैं, जो कि इनका टोटल जो इन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो जनरेट किया वो कंपनी का 2.07 मिलियन था 2023 में, जो कि इंक्रीज हुआ तकरीबन 2x हुआ, जो कि 6.6 मिलियन तक आ गया। सेम ऐसे ही कंपनीज की जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज थी उसमें कंपनी ने तकरीबन 1x, मतलब कि जितना 2023 में इन्वेस्ट किया था
उससे दुगना 2024 में कंपनी ने इन्वेस्ट किया। एंड सेम ऐसे ही आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का डाटा देख सकते हैं और कंपनी का जो 2023 और 24 का जो ओवरऑल डाटा है, जो कि कैश जो स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी का, वो आपके सामने है। तो यहाँ पर आपको अंदाजा हो गया होगा कि पैनाडोल टैबलेट की कितनी कंट्रीब्यूशन है हेलियन पाकिस्तान को एक मल्टी बैगर स्टॉक बनाने में। तो हेलियन ने जो 5x का रिटर्न दिया और वो किस वजह से था, इस एनालिसिस से आपको बेहतर तरीके से अंदाजा हो गया होगा। तो हेलियन पाकिस्तान की हिस्ट्री और उसके फंडामेंटल्स हमने स्टडी किए और मजीद एनालिसिस आपने खुद से भी करने हैं। तो अब अगर इसकी बाइंग की बात की जाए तो जो स्टॉक की बाइंग है, ये कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं है। आप फिर भी इस स्टॉक को अगर बाय करना चाहें देन आप इस स्टॉक को अभी बाय कर सकते हैं जो कि करंट प्राइस पर, लेकिन सेम ऐसे ही इसको आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बाय कर लें तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये कंपनी काफी अच्छा आगे भी परफॉर्म करने वाली है। बट रिमेंबर कि ये फार्मा सेक्टर की ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। सेम ऐसे इसके कंपटीटर जो सेम फार्मा सेक्टर की दूसरी कंपनीज है वो भी बहुत अच्छी हैं, तो आप उनके भी एनालिसिस करके किसी भी कंपनी में जो जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करनी हो आप अपना डिसीजन प्लान कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।